एक देश कैसे बदला जाता है? योजनाओं, शहरों, भवनों का नाम बदलकर या आंखों के आगे आंकड़ों में खेलकर। धुआं है तो आग होगी ही, प्रकृति का नियम। लेकिन धुएं की गिनती बदल आग से इनकार तो किया ही जा सकता है। ज्यादा पहेली नहीं बुझाते, बात करते हैं एक्यूआई की, जिस पर संसद में कई सरकारी बातों ने बवाल खड़ा कर दिया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जब संसद में एक्यूआई के आंकड़ों पर बोले तो क्या सवाल खड़े हुए? क्या सरकार वैश्विक स्तर पर एक्यूआई के आंकड़ों से खिलवाड़ करने लगी है? विदेशी रेटिंग्स, अवार्ड्स पर पीठ थपथपाने वाली सरकार को अचानक इन आंकड़ों से समस्या क्यों होने लगी? इन सब के बीच सांस लेने वाले नागरिकों के तौर पर हमें कौन से आंकड़े याद रखने चाहिए, सब जानेंगे। बात करेंगे इंडिगो की, उनकी फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स को पड़े फटके की, विनेश फोगाट की वापसी पर भी चर्चा, और जानेंगे लूथरा ब्रदर्स कब भारत लौटेंगे। मलयालम एक्ट्रेस यौन उत्पीड़न मामले पर भी बड़ा अपडेट आया है, सजा का ऐलान हो गया है, उसके भी डिटेल्स जानेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K. Sensodyne, toothpaste for sensitive teeth. देश की संसद में राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर डिबेट चल रही है। राष्ट्रगीत जो कहता है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, यानी ये जो हमारा देश है, देश की माटी है, वो पानी से भरी, हरियाली से छाई और ठंडी हवाओं वाली है। सुजलाम यानी साफ जल, सुफलाम यानी संपन्नता और मलयज शीतलाम यानी ठंडी साफ हवा। लेकिन देश की राजधानी और उसके आसपास के इलाकों पर नजर डालें तो इनमें से एक भी चीज सही नजर नहीं आती। यमुना का पानी देखिए, दिल्ली एनसीआर की खुदी सड़कें और गायब होते वेटलैंड्स देखिए, और हवा की तो बात ही क्या करें। पूरी दुनिया में कुख्यात हैं एयर पोल्यूशन वाली अलग अलग रैंकिंग्स में भारत के शहर कई वर्षों से टॉप पर। और इस समस्या से निपटने के लिए किसी सभ्य देश में क्या किया जाना चाहिए? जरूरी कदम उठाने चाहिए, लेकिन हमारे देश की सरकार का फॉर्मूला अलग दिख रहा है। समस्या है तो समाधान निकालने की जगह समस्या को ही खारिज कर दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बीते दिन इसी की बानगी संसद में देखने को मिली। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम के सांसद वी शिवदासन ने एयर पॉल्यूशन पर राज्यसभा में सरकार से तीखे सवाल पूछे। मसलन आईक्यू एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? डब्ल्यूएचओ ग्लोबल एयर क्वालिटी डेटाबेस में भारत कौन सी जगह पर है? एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रैंकिंग में क्या पोजीशन है? जवाब में पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जो बोले वो हम तो ये सब मन में नहीं करते हैं वाला मीम याद दिला रहा था। मंत्री जी ने कहा ग्लोबल रैंकिंग आधिकारिक नहीं है, भारत अपने एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड खुद सेट करता है। इसके लिए भारत में नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड यानी NAAQS है, जो हर साल 130 शहरों के लिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कंडक्ट करता है। वैसे तो NAAQS का गठन साल 2009 में हुआ था। ये कहता है कि अगर PM 2.5 की एक्सपोजर लिमिट 60 प्रति घंटा है तो सब ठीक है। हालांकि WHO की लिमिट के हिसाब से PM 2.5 एक्सपोजर लिमिट 15 से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी वैश्विक लिमिट के हिसाब से ही भारत की सीमा कहीं ज़्यादा है। और PM 2.5 के आंकड़े अभी जो आ रहे हैं वो तो और भी ज़्यादा है। राज्यसभा में सरकार ने एक और आंकड़ा दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 9 दिसंबर को राज्यसभा को बताया कि देश में एक भी मौत वायु प्रदूषण की वजह से नहीं हुई। ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं जो मौतों और वायु प्रदूषण के बीच सीधा लिंक बिठा दे। सरकार का यह जवाब तब आया जब हाल फिलहाल की कई स्टडीज में एयर पॉल्यूशन की वजह से रिकॉर्ड मौतें होने की बात कही गई है। मसलन प्रतिष्ठित हेल्थ जर्नल लैंसेट की रिसर्च के मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से भारत में हर साल 15 लाख मौतें हो रही हैं। इन मौतों पर भले ही सरकार विदेशी रिसर्च को तरजीह ना दे, लेकिन देश के अपने डॉक्टर्स और स्टडीज का क्या जो बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि सांसों में घुलता जहर हमें, हमारे बच्चों और बुजुर्गों को धीमी मौत मार रहा है। कैसे? PM 2.5 के पार्टिकल्स फेफड़ों के अंदर घुस जाते हैं, खून में मिल जाते हैं। खून के जरिए ये शरीर के दूसरे अंगों में सूजन पैदा करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अस्थमा और इन्फेक्शन जैसी शॉर्ट टर्म बीमारियों का खतरा तो बढ़ ही गया है। लंग कैंसर, COPD और दिल की बीमारियों का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है। और खुद सरकार इस बात से जागरूक भी है। इसी सत्र में सरकार ने संसद को बताया कि 2022 से 24 के बीच दिल्ली में सांस की बीमारियों से जुड़े 2 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए, वो भी सिर्फ 6 सरकारी अस्पतालों में। यानी असली स्थिति और भी भयावह है। यही चिंताएं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उठाई। बोले प्रदूषण के मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं, चर्चा करिए, प्लान बनाइए। Most of our cities, major cities, are living under a blanket of poisonous air. Millions of children are getting lung disease. Their future is being destroyed. People are getting cancer. Older people are struggling to breathe. This is a interesting issue
because I'm certain that there will be full agreement between the government and us on this issue. This is not this is not a ideological issue. This is, everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. I think it's important that the government develops a plan for how to get rid of air pollution in our cities. सरकार का जवाब भी आया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से बोले चर्चा जरूर होगी। इन सबसे इतर जिस एक बयान ने सरकार को मुश्किल में डाला वो है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का, जो उन्होंने बीते दिन राज्यसभा में दिया। 200 तक के AQI को गुड डे AQI बता गए। ये भी कह गए कि केंद्र सरकार के कदमों की वजह से दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता सुधरी है। विश्वास नहीं हो रहा तो खुद सुनिए। हवा में 2 तरह के कण हवा में रहते हैं, PM10 जो कंस्ट्रक्शन, डेमोलेशन, गतिविधि, धूल के कण होते हैं, और दूसरा PM 2.5 जो मुख्यतः कार्बन एमिशन के कारण होते हैं। इसके साथ ही जो उनकी मात्राएं हैं उसके आधार पे नागरिकों को ये जानने का अधिकार होना चाहिए। हमने पूरे देश में प्राणा पोर्टल बनाया है और एनकैप के माध्यम से देश के 130 शहरों में वायु गुणवत्ता को सुधार करने के लिए हम काम कर रहे हैं। वायु गुणवत्ता में सुधार करने का अर्थ ये है कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो मानवीय गतिविधियों के कारण होते हैं, उनमें जो विभिन्न मंत्रालयों में चलाई गई परियोजनाएं हैं, उनमें जो गैप्स हैं उसको कम किया जाए, इनोवेटिव कार्रवाई की जाए, और विशेष रूप से जो गाइडलाइंस हमने निकाली है जिसमें हम ये चाहते हैं कि PM 2.5 और PM 10 की मात्रा इन शहरों में कमी हो, उसके लिए विभिन्न प्रोत्साहन राशि हम लोग देते हैं। जो सुझाव माननीय सदस्य ने बताए हैं वो अलग अलग शहर की परिस्थितियों के हिसाब से है। जो स्थानीय एजेंसियां कार्य करती है हम उनको सहयोग प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो देखा आपने कैसे देश के पर्यावरण मंत्री ने अपनी दलीलों को सही साबित करने के लिए डेटा दिया। बताया कि कैसे इस साल जनवरी से नवंबर के बीच दिल्ली की औसत AQI 187 रही, जो 2018 में 213 थी। ये भी कहा कि ये कितनी राहत की बात है कि AQI का डेटा 450 प्लस यानी सीवियर प्लस कैटेगरी में नहीं पहुंचा है। जाहिर है इस बयान पर मंत्री जी को घेरा जाना था। प्रबुद्ध जनता ने वैसा ही किया। आज के ही दिल्ली के आंकड़े डाले जिसमें कई स्टेशंस पर डेटा 400 के पार दिखा। लोगों ने यह भी ध्यान दिलाया कि कैसे पॉल्यूशन डेटा सेंटर्स पर पानी के छिड़काव के जरिए डेटा मैनेज किया। कहावतों में से किए कराए पर पानी फेर ना कहते हैं। ध्यान दिलाया गया दिल्ली की CM रेखा गुप्ता के उस बयान की ओर जिसमें वो बातों बातों में ये स्वीकार भी रही हैं AQI को टेम्परेचर मेजरमेंट से भी जोड़ रही हैं। पर्यावरण मंत्री के बयान को पर्यावरण राज्य मंत्री के बयान के साथ क्लब किया गया और पूछा गया कि दुनिया के सामने देश की क्या छवि बनाई जा रही, क्या लोगों को इस कदर मूर्ख समझा जा रहा है कि सदन के पटल पर ऐसी बातें कही जा रही है। सबने देखा कि दीपावली के बाद से AQI का डेटा कैसा है। सांसों और आंखों में परेशानी महसूस हुई। स्मॉग इतना घना कि रास्ते और बिल्डिंग तक दिखने बंद हो गए। एक बात यह भी कही गई कि जब इकोनॉमी, GDP और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विदेशी संस्थानों के आंकड़े देश के पक्ष में आते हैं तब नरेंद्र मोदी सरकार उनका प्रचार करती है। फिर AQI पर अंतर्राष्ट्रीय रीडिंग से क्या दिक्कत है। ध्यान यह भी दिलाया गया कि सरकार का काम केवल डेटा से खेल और संस्थानों के नाम बदलने तक सीमित नहीं है। एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने भी जरूरी है, जिसमें कोऑर्डिनेशन की कमी साफ नजर आ रही है। मसलन टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी 5 दिसंबर की इस रिपोर्ट पर नजर डालिए जो दिल्ली के एक एपेक्स RWA बॉडी यूनाइटेड रेजिडेंट ज्वाइंट एक्शन के हवाले से कहती है कि 160 RTI से पता चला कि ग्रैप इंप्लीमेंटेशन में दिल्ली सरकार और MCD के बीच कोऑर्डिनेशन की घोर कमी है। स्प्रिंकलर, स्वीपिंग मशीन, स्मॉग गन और वार्ड लेवल टीम के फॉर्मेशन और आवंटन में समन्वय नहीं दिखता। एक्शन प्लान पर कैसे बढ़ना है इस संबंध में कई विभागों के पास कोई जानकारी नहीं है। अपनी अपनी जिम्मेदारियां एक दूसरे पर मढ़ी जा रही हैं। जानकारों के मुताबिक दिल्ली एयर पॉल्यूशन क्राइसिस एक बड़े गवर्नेंस फेल्योर की तरफ इशारा करता है, टॉप से लेकर डाउन तक। पर्यावरण मंत्रालय, CPCB, CAQM, DPCC, MCD, NDMC तमाम संस्थाओं के ऊपर सिचुएशन सुधारने की जिम्मेदारी है, पर नतीजा सिफर है। यह थी पूरी तस्वीर, लेकिन सिर्फ दिल्ली NCR प्रदूषण पर हमारे पुराने एपिसोड्स में हम बता चुके हैं कि कैसे ये सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मामला नहीं, नॉर्थ ईस्ट, मुंबई और कश्मीर तक इसकी जद में है, यानी समस्या विकट है और समाधान के नाम पर ठोस सूचनाएं और बड़े फैसलों का अब भी इंतजार है।
और जब तक ये फैसले नहीं होंगे हम आपको याद दिलाते रहेंगे। अब सुर्खियों की बारी। इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ कुछ और एक्शन हुए हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने इंडिगो की निगरानी के लिए जिम्मेवार 4 प्रमुख फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर यानी एफओआई को बर्खास्त कर दिया। इनका काम इंडिगो के ऑपरेशंस पर नजर रखना था। इसके अलावा एक और कार्रवाई हुई। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों फ्लाइट ऑपरेशंस में व्यवधान के लिए केंद्र सरकार ने इंडिगो पर 58 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। दूसरी तरफ एयरलाइंस के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स की लगातार डीजीसीए दफ्तर में पेशी चल रही है, क्योंकि जवाब देना है कि एफटीडीएल नियमों को लागू करने की दिशा में क्या काम हो रहा है, साथ ही जिन फ्लाइट्स को कैंसिल किया उनकी भरपाई के लिए एयरलाइंस के पास क्या योजना है। आपको मालूम ही है कि पायलटों की थकान के मद्देनजर नए फ्लाइट के एफटीडीएल नियम लागू किए गए थे। पायलट्स की उड़ान लैंडिंग का शेड्यूल सीमित करने के साथ इसमें एक और बात कही गई कि इंडिगो को समय बीतने के साथ और पायलट्स की भर्ती करनी होगी, पर ऐसा नहीं किया। इंडिगो ने यात्रियों को भी नाराज रखा और पायलट्स को भी नाराज रखने में कसर नहीं छोड़ी। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में छपी सौरभ सिन्हा की रिपोर्ट के मुताबिक पायलट्स और मैनेजमेंट के बीच भरोसे में कमी आई। उन्हें नाइट लैंडिंग का एक्स्ट्रा पैसा मिलता था, वो बंद कर दिया गया। नए कॉन्ट्रैक्ट में फ्लाइंग को कैप कर दिया गया। सैलरी में फेरबदल और मेडिकल लीव पॉलिसी पर भी सख्ती बढ़ाने की बात सामने आई है। इस बीच इंडिगो की तरफ से एक और अपडेट आया। कंपनी के बोर्ड ने चीफ एविएशन एडवाइजर्स की नियुक्ति को मंजूरी दी, जिसका नेतृत्व कैप्टन जॉन हिल्सन कर रहे हैं। एक अनुभवी एविएशन एक्सपर्ट हैं, 4 दशक का अनुभव। विमान सेवाओं में आई हालिया गड़बड़ी और इसके कारणों की स्वतंत्र समीक्षा के लिए उन्हें नियुक्त किया गया। एलायंस ने कहा कि फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सिफारिश के बाद लिया गया। अगली सुर्खी, इंडियन रेसलर, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट, हरियाणा की जुलाना सीट से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट अब मैट पर वापसी करने जा रही हैं। खबरों के मुताबिक 31 साल की विनेश साल 2028 में होने वाले ओलंपिक गेम्स के मद्देनजर कुश्ती में वापसी की तैयारी में है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा, लोग पूछते रहे कि क्या पेरिस अंत था। लंबे वक्त तक मेरे पास इसका जवाब नहीं था। मुझे मैच से, प्रेशर से, उम्मीदों से, यहाँ तक कि अपने सपनों से भी दूर जाने की जरूरत थी। मुझे अपने सफर का महत्व समझने में वक्त लगा। मैं अब भी मुकाबला करना चाहती हूँ। कुश्ती के फ्रीस्टाइल फॉर्मेट में माहिर विनेश फोगाट ने साल 2024 के पेरिस ओलंपिक में शिरकत की थी। कई दिग्गज पहलवानों को हराते हुए वो फाइनल तक पहुंची और फाइनल के ठीक पहले डिस्क्वालीफाई हो गई, क्योंकि मैच के पहले होने वाले वजन की नपाई में उनका वजन तय सीमा से 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया था। इतने करीब पहुंचकर भी पदक हासिल न कर पाने से निराश विनेश ने रिटायरमेंट लिया, फिर पॉलिटिकल एंट्री की। 2024 में हरियाणा की जुलाना सीट से चुनाव लड़ी और जीती कांग्रेस के टिकट पर। जुलाई 2025 में मां बनी और अब उन्होंने ये फैसला लिया है। नोट किया जाए, अमेरिका के एलए में, लॉस एंजल्स में साल 2028 में ओलंपिक गेम्स का आयोजन है। उम्मीद है 3 साल बाद विनेश क्वालिफाई कर पाएंगी और भारतीयों का सपना पूरा करेंगी। चलते चलते कुछ और अपडेट्स। पहला, लूथरा ब्रदर्स के इंडिया डिपोर्टेशन में देरी की खबर से। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पासपोर्ट रिवोक कर दिए गए, रद्द कर दिए। ऐसे में दोनों भाइयों को बैंकॉक के इमिग्रेशन डिवीजन सेंटर में शिफ्ट किया गया है। अब इन्हें भारत कब लाया जाएगा? मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारतीय दूतावास अब इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट इशू करेगा। इन दस्तावेजों के प्रोसेस होते ही दोनों को भारत लाया जाएगा। दूसरा अपडेट, 2017 के केरला एक्ट्रेस रेप केस में सजा का ऐलान हो गया है। पल्सर सुनी और 5 अन्य दोषियों को सश्रम 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। आरोप था कि इन सभी ने सुपरस्टार एक्टर दिलीप के कहने पर एक्ट्रेस को किडनैप किया और चलती गाड़ी में रेप किया। हालांकि इस मामले में अदालत ने एक्टर दिलीप को बरी कर दिया था और केरल सरकार अब इसके खिलाफ हायर कोर्ट में जा रही है। तीसरा अपडेट, विधायक, सांसद, राज्यपाल, स्पीकर, रक्षा मंत्री और फिर गृह मंत्री, इतनी पहचानों के साथ जीवन के 90 बसंत देख चुके कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल अब दुनिया में नहीं रहे। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। निधन पर पार्टी पॉलिटिक्स से इतर नेताओं ने उन्हें याद किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत श्रद्धांजलि आई। महाराष्ट्र के लातूर में पैदा हुए शिवराज पाटिल किसी जमाने में गांधी परिवार के विश्वास पात्र थे। इंदिरा और राजीव की सरकार में मंत्री रहे। लातूर से लगातार 7 बार सांसद रहने का रिकॉर्ड भी बनाया। स्पीकर के तौर पर 1991 से 96 के बीच सदन की बहस को टीवी पर पहली बार लाइव टेलीकास्ट कराने में अहम भूमिका निभाई। 2004 में यूपीए की सरकार बनी तो उन्हें गृह मंत्री बनाया गया, लेकिन उसके बाद देश में लगातार हुए आतंकी हमलों से उनकी कार्यशैली पर सवाल उठे। सबसे बड़ी आलोचना 2008 में मुंबई हमले के वक्त हुई। हमले की रात उन्हें 3 अलग अलग सूट्स में दिखने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा और अब उनके देहांत की खबर आई है। आज का लंडन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।